हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का अर्थशास्त्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करने जा रहे हैं। देखो, वीडियो में वार्षिक परीक्षा और अब सप्लीमेंट्री परीक्षा, ये दोनों को लेकर बनाया गया है। 2022 हो, 23 हो, 24 हो, कोई भी परीक्षा के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को 2018, 2019, 20, 21 के 4 वर्षों को सेलेक्ट करके इसमें आपको क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ। तो 100% इसमें से ये 100 नंबर का होता है, इसमें से कम 50 से 70 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लेंगे और आप चाहो तो वीडियो को देखकर भी पढ़ सकते हो। इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि पीडीएफ थोड़ा सा ख़राब बना हुआ है, इसलिए वीडियो से ही आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, और अगर ग्रुप से जुड़े होंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, इनमें से कौन किसको वस्तु कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही टिक लगा दिया है रेड कलर में। आ और बा दोनों, कार, मोबाइल फ़ोन, यात्रियों का परिवहन। तो कार और मोबाइल फ़ोन को वस्तु कहते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, आवश्यकताएं होती है सीमित, अधिक, असीमित। तो आवश्यकताएं जो है असीमित होती है, आंसर सा होगा, असीमित। ठीक है, भारतीय रेलवे है एक सार्वजनिक इकाई, निजी इकाई, एकल स्वामित्व। तो यहाँ पर ये वाला जो सार्वजनिक इकाई है इसमें टिक कर दिया हूँ। देखो ये सही है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, यातायात के कितने प्रकार होते हैं। तो यातायात के 3 प्रकार होते हैं, ये वाला बा ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी। तो भारत को 15 अगस्त 1947, ये तो सभी जानते हैं, ज़्यादा रटने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मैं पहले से इसमें आंसर लिख दिया हूँ। भोपाल में एक बड़ी दुखद घटना रासायनिक गैस के खाली स्थान से हुआ था। तो यहाँ पर गैस के लीक होने से, लीक यानी इंग्लिश वर्ड हो गया है, हिंदी में रिसाव बोलते हैं। तो मैंने आंसर इसमें नोट कर दिया है। लाउड स्पीकर के तेज बजने से कौन सा प्रदूषण होता है। तो ध्वनि प्रदूषण। भारत में करेंसी को क्या कहते हैं। भारत में करेंसी को रुपया कहते हैं। बीमा बेचने वाला क्या कहलाता है। बीमा बेचने वाला बीमाकर्ता कहलाता है। 15 मार्च को कौन सा दिवस घोषित किया गया है। तो 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता, मैंने आंसर नोट नहीं किया इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ, विश्व उपभोक्ता दिवस घोषित किया गया है। इसके बाद सत्य, आवश्यकताएं और इच्छा एक समान होती है। तो यहाँ पर ये कथन असत्य है, मैंने यहाँ पर जो है टिक करके रख दिया है, आप लोग उसको नोट कर लेना। भोजन और आवास, वस्त्र आवश्यकताएं नहीं हैं, तो ये आवश्यकताएं हैं। ठीक है, असत्य हो गए। मुक्त बाजार में उपभोक्ता राजा होता है, तो सत्य है। धूम्रपान के कारण कई बीमारियां होती है, सत्य है। जापान में करेंसी पाउंड कहलाती है, इसको देख लेना आप लोग। ठीक है, इसको नोट नहीं किया था मैं। सही जोड़ी बनाइए। उपभोक्ता सुरक्षा, देखो पूरे को मैंने तीर के निशान से डिवाइड कर दिया है, बता दिया है, तो आंसर बोलने की ज़रूरत नहीं है। उपभोक्ता सुरक्षा सरकार तय करता है। प्राकृतिक संसाधन वन में आता है, और गैर नवीनीकरण संसाधन फैक्ट्री, भूमि, बैंक में क्या मिलता है, ऋण मिलता है। करेंसी यूएसए को क्या बोलते हैं, डॉलर कहते हैं। अब आते हैं 2 नंबर और 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर। तो मैंने 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर मिक्स में कर दिया है ना। जितने लाइन का आंसर होगा उसके अनुसार उसमें नंबर होता है। जैसे 3 से 4 लाइन है या 2 लाइन है तो 2 नंबर का होगा। 3 से 5 लाइन का है तो 3 नंबर का होता है। 5 से 7 लाइन का है तो 4 नंबर का। पूरा 1 पेज का लिखना है तो 5 नंबर का होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इसका मतलब क्या होता है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान कहा जाता है, इसका मतलब है धन के विज्ञान के रूप में इसको हम पढ़ते हैं, यानी धन से संबंधित जब अध्ययन करते हैं उसी को अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र कल्याण के विज्ञान के रूप में कल्याण के विकास के किस पहलू, देखो 2020 में आ चुका है इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये जो है 4 नंबर या 3 नंबर के लिए आता है। ठीक है, हाँ, इसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखना है। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा पहले आप लोग देख लेना, गाइड में दिया हुआ है। इसका सीमाएं हैं अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित। दूसरा पॉइंट है व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्षों का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू ना होना।
तीसरा है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संचालन का सही चित्र प्रस्तुत ना करना। तो यहाँ पर 3 नंबर के लिए आएगा तो आपको सिर्फ 3 पॉइंट लिखने हैं। यदि 4 नंबर का आता है तो 4 पॉइंट। तो यहाँ पर 3 नंबर का आया था सवाल, 2019 में आया है, देखो अप्रैल 2019 लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले जो प्रश्न होता है वो ज़रूर आता है, इसलिए आप लोग जो आ चुका है उसको पहले स्टडी करो, पास होना है तो, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये बड़ा हो गया, ऐसी वीडियो की लंबाई बड़ा हो गया है। इच्छा और आवश्यकता से किस प्रकार भिन्न होती है। तो इच्छा किसको बोलते हैं, इच्छा यानी चाहना कोई भी चीज़ को, ठीक है। जबकि आवश्यकता क्या होता है, वो हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। जैसे कि एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है, उसको पुस्तक खरीदना अनिवार्य है या स्कूल जाना अनिवार्य है, यानी आवश्यक है, ठीक है। तो पुस्तक का खरीदना एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आवश्यकता होती है उसकी। जबकि इच्छा यानी कि मैं मात्र चाहता हूँ कि मुझे घूमना है, तो घूमना क्या हो गया, इच्छा हो गया, वो आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इच्छा और आवश्यकता में अंतर होता है, ठीक है। और बीच वाले प्रश्न छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर सभी आवश्यकताओं की तुष्टि क्यों संभव नहीं होती, 2020 में आ चुका है प्रश्न, इसको भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको सिर्फ वीडियो देखना है और सुनना है। यदि वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं तो आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि रट्टा मारने से याद नहीं होगा, आपको सुनने और समझने से जल्दी याद होगा। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का महत्व और भूमिका बताइए। तो अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा का निम्नलिखित भूमिका होता है। मानवीय आवश्यकता असीमित एवं वृद्धिमान होती है और वस्तु और सेवाएं इन्हें संतुष्ट कर सकती है। उत्पादन में भी वस्तु और सेवाओं का बहुत महत्व होता है। निवेश करना, ठीक है। यदि हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसमें हमको पहले निवेश करना पड़ता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विकास के स्तर के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 वर्ग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ग, विकसित अर्थव्यवस्था तथा विकासशील अर्थव्यवस्था 2 ठो है, ठीक, नोट कर लीजिए। आर्थिक विकास का सरल अर्थ लिखिए। आर्थिक विकास का सरल अर्थ क्या होता है, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय दीर्घकालिक वृद्धि होती है। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दोनों आ चुका है, नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए, ठीक। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आर्थिक संगठन की एक प्रणाली है जिसमें निजी स्वामित्व पाया जाता है, ठीक है। तो इस समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। तो इसमें 4 अंतर देना है, 4 नंबर का सवाल है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, जबकि इसमें उत्पादन के कुछ साधनों पर निजी उद्योगपतियों तथा कुछ साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जबकि इसमें लाभ प्रेरणा के साथ साथ समाज कल्याण भी उद्देश्य होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ये चौथा पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसके बाद है कारण दीजिए जिसमें आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं के नाम लिखिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये 3 समस्याएँ होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि कैसे की जा सकती है। और सेकेंड है उद्यमी के मुख्य कार्य क्या है। तो श्रम की उत्पादकता में पूंजी के प्रयोग द्वारा श्रम की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। उदाहरण के लिए जब श्रमिक मशीनों और औजारों का प्रयोग करते हैं तो उनकी कुशलता बढ़ती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। यानी कि कोई लेबर होता है, यदि मशीन से कोई कार्य करता है तो उससे उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है, ठीक है। यही बोल रहे हैं वो। उद्यमी के मुख्य कार्य क्या है। भूमि और पूंजी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो भूमि स्थिर होती है, पूंजी गतिशील। भूमि यानी जमीन एक ही जगह पड़ा रहता है, जबकि धन जो पैसा है, रुपया है, वो एक हाथ से दूसरे हाथ चला जाता है, इसलिए उसमें गतिशीलता होती है। भूमि की पूर्ति बेलोचदार होती है, पूंजी की पूर्ति लोचदार होती है। भूमि की कोई लागत नहीं होती, जबकि पूंजी की लागत होती है। भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, जबकि पूंजी मनुष्यकृत साधन है, ठीक है। भूमि और श्रम में अंतर दीजिए। दोनों में से 100% एक ठो आएगा परीक्षा में, नोट कर लीजिए। स्क्रीन छोटा हो गया था, देखो
उत्पादन की प्रक्रिया की परिभाषा दीजिए। और दूसरा है उत्पादन क्रिया की व्यवस्था कौन करता है। फर्म क्या है, उद्योग का अर्थ बताइए। क्या है, छोटा छोटा प्रश्न है, 2 नंबर या 3 नंबर के लिए आते हैं, तो ऐसे प्रश्नों पर हमको विशेष फोकस करना है। मेरे कहने का मतलब है 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन का पूरा तैयारी कीजिए, बड़ा क्वेश्चन को करिए ही मत, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन करने से हम कन्फ्यूज हो जाते हैं और हमारा जो तैयारी हो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो अब अगला जो क्वेश्चन आंसर करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो की लंबाई बढ़ जाने के बाद जो है विद्यार्थी इसको देखते नहीं हैं। धन्यवाद। सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, है ना। और स्क्रीन में जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करके आप लोग नेक्स्ट जो वीडियो है इसको देख सकते हैं।